ओके बच्चों, नेक्स्ट हम टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या है? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल या बैटरी पर यूनिट टाइम। ओके, यानी एनर्जी सप्लाई हो रही है एक सेकंड में, सेल या बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इसको हम जो मैकेनिकल पावर उसका फार्मूला हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। लेकिन बच्चों हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला बार बार यूज होगा, तो W आता है Q इंटू वी। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ बच्चे, तो मैकेनिकल पावर जो है हमारे पास बन जाएगी Q V ओवर T। अब बच्चे अब इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि Q ओवर T जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो बच्चों हमारे पास बन गया P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये बच्चों कहलाती है इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, यहाँ से एमसीक्यूज बनता है कि पावर का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। वोल्ट इंटू एम्पेयर बच्चों होता है वाट। ये एमसीक्यूज आ चुका है बोर्ड में, याद रखना। ओके, क्योंकि पावर का यूनिट है वाट। तो इलेक्ट्रिकल पावर, अब आप लोगों ने ये नहीं बोलनी डब्ल्यू ओवर टी। इलेक्ट्रिकल पावर होती है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। बच्चे इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, P इज इक्वल टू वी आई। ये पावर डिलीवर्ड का फार्मूला है, जो सेल पावर डिलीवर कर रहा है। ओके, अब ये पावर डिलीवर होने के बाद पावर लॉस भी होती है। तो पावर लॉस को हम दो तरह से डील करते हैं। एक हम डील करेंगे सीरीज में, यानी सीरीज सर्किट में, और एक इसको पैरेलल में। यानी जो पावर लॉस होती है वो दो तरह। सीरीज में कैसे लॉस होती है कि आप P इज इक्वल टू वी की जगह वैल्यू पुट करो, V होता है आई आर इंटू आई। तो सीरीज में जो पावर लॉस का फार्मूला आता है वो आता है आई स्केयर इंटू आर। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो बच्चे V और I की वैल्यू ओम ला के जरिए V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। आई बच्चों आएगा V ओवर आर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो I की जगह, तो ये आ जाएगा V स्केयर ओवर आर। तो ये बच्चों पावर लॉस है पैरेलल सर्किट में, और ये पावर लॉस है सीरीज सर्किट में। ये आप लोगों ने याद रखना। ये बच्चे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, जंप करते हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं बच्चे एक एग्जांपल से, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। लो बच्चे, हमारे पास ये सेल बन रहा है, सेल, और सेल के अंदर रेजिस्टेंस होती है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये बच्चों सारा हमारा बन गया सेल। बैटरी वो जो आप टेलीविजन के अंदर डालते हो वो वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये वोल्टेज है ई। ओके, और ये इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो ये हमारे पास एक सेल है, ये इस तरह होता है अगर मैं उसकी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर बात करूं। तो अब हम बात करेंगे पहले ईएमएफ के ऊपर। क्या होता है ईएमएफ? तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों ईएमएफ की। ईएमएफ क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ये क्या है? बैटरी या सेल, बैटरी या सेल चार्ज के ऊपर जो एनर्जी लगाता है, फोर्स लगाता है या एनर्जी लगाता है चार्ज के ऊपर, और चार्ज मूव करते हैं वायर के अंदर। ओके, जिससे फ्लो करता है करंट। ओके, तो अगर यही एनर्जी अगर बैटरी सप्लाई करे तो इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इसकी डेफिनेशन यूं की जाती है, द एनर्जी द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल आर बैटरी टू चार्ज कैरियर, यानी सेल या बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ का। ओके, तो ये बच्चे कहलाती है ईएमएफ। अगर मैं एक सर्किट यहाँ पे बनाता हूँ बच्चे, ये देखो, ये मैंने सेल लगा दिया, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट बन गया। ये सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। ओके, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास रिलेशन बन गया। आपको पता है इसको ई बोलते हैं। ओके, ये स्मॉल आर है। तो अगर मैं ओम लॉ अप्लाई करता हूँ, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, तो ओम लॉ होता है ई इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो ये बने आर प्लस आर। तो ई हमारे पास आ गया आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है बच्चे कि जो आई आर होता है वो वी के इक्वल होता है, तो ये बन गया वी प्लस आई आर। अब बच्चे यहाँ पे ये दूसरी चीज वाज़ेह होगी कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बच्चों याद रखना, ये जो ई है
ये है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन जो V है बच्चे, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और IR जो करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चे अब यहाँ पे याद रखना V में और EMF में क्या फर्क है, अभी आपको वाज़ेह हो जाएगा। अगर मैं ये करता हूँ कि मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ओके, और इस स्विच को मैं ओपन कर देता हूँ। मैं केस स्टडी कर रहा हूँ बच्चे, समझना। स्विच ओपन हो गया इसी सर्किट में, तो अब आपको पता है स्विच ओपन है तो करंट क्या होगा? जीरो। अगर सर्किट में करंट ही नहीं है तो इस इक्वेशन में आप करंट को जीरो करोगे, इस इक्वेशन में करंट को जीरो कर दो तो V इज इक्वल टू क्या बन गया? E। मतलब क्या कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होते हैं जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जब आप स्विच को क्लोज करते हो, यहां पे असल स्टोरी वाज़ेह होनी, दोनों में फर्क। स्विच को क्या करते हो? क्लोज। अब क्या होगा भला? अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं तो करंट फ्लो करेगा। तो अगर मैं इसी इक्वेशन से V की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा? E माइनस आई आर। तो बच्चे V इज इक्वल टू क्या होगा? E माइनस आई आर। मतलब क्या? करंट के फ्लो करने से ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो E में से कोई वैल्यू कम हो रही है तो V जो है वो भी कम होगा। कैसे? मैं समझाता हूं। अगर E 10 है और ये 2 हो जाता है IR 2, तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मतलब क्या? अगर सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो करेगा तो V की वैल्यू यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब क्या बच्चे? मतलब ये कि जो सेल प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं EMF। तो वो जो वोल्टेज जब सर्किट में जाके लॉस होता है यहाँ पे, तो वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों में फर्क है। अब मतलब क्या? मतलब ये बच्चे कि जो E होता है EMF, ये काज है, इसकी वजह से वोल्टेज होता है और सर्किट में फ्लो करता है, और इसलिए इसको बोला जाता है इफेक्ट। बात समझ आ रही? यानी EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, वोल्टेज पैदा हुआ। तो याद रखना बच्चों, EMF काज है और उसकी वजह से क्या पैदा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी इफेक्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि EMF काज है और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट। तो ये बच्चे आप लोगों ने याद रखना है। तो कब दोनों इक्वल होते हैं? याद रखना बच्चों, जब स्विच ओपन हो, करंट फ्लो ना कर रहा हो। कब V कम होता है? जब सर्किट में क्या फ्लो करेगा? करंट। अब बच्चे सवाल आता है कि सेल से हम मैक्सिमम आउटपुट पावर कैसे हासिल कर सकते हैं? ये एक अहम क्वेश्चन है। मसलन हमारे पास ये बच्चों लग गया सेल, ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, और ये लग गया। अब ये दूसरी रेजिस्टेंस लगी। अब हम इससे मैक्सिमम आउटपुट पावर कैसे हासिल कर सकते हैं? यानी हम इस सेल से ज्यादा पावर हासिल करनी है तो क्या मेथड है? तो बच्चे घबराना नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पावर का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, आई स्केयर आर। अभी हमने पढ़ा है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये हमने पढ़ा आई स्केयर आर, ये येलो से मैंने सीरीज के सर्किट में पावर लॉस का। अब बच्चे अगर इस सर्किट में मैं ओम ला लगाऊं तो ये बनता है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ओके, तो बच्चों I अगर मैं निकालता हूं तो वो बनता है E ओवर आर प्लस आर। इस वैल्यू को I की जगह पुट करें तो हमारे पास पावर आती है E ओवर आर प्लस आर का होल स्केयर इंटू आर। ओके, अब बच्चे ये रिलेशन अगर मैं ओपन करूं तो ये बनेगा क्या भला? ई स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस 2RR। अब ये ना कहना कहां से आ गया? ये आया है बच्चों ए प्लस बी का होल स्केयर खोलने से। क्या आता है भला? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB, है ना? इसी तरह बच्चों ये आर प्लस आर का होल स्केयर ओपन किया। अब हमें चाहिए मैक्सिमम आउटपुट पावर, यानी ये मैक्सिमम चाहिए तो ये जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम होना चाहिए। इसको मिनिमम बनाने के लिए हम एक स्टेप करते हैं बच्चों, यहाँ पे वो समझना। P मैक्सिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं भला? ई स्केयर आर ओवर आर स्केयर प्लस 2RR, ये पहले से मौजूद है। अब मैं एक स्टेप कर रहा हूं। अगर इस इक्वेशन में मैं 2RR माइनस 2RR यानी 2RR को प्लस और माइनस कर दूं तो मेरे ख्याल में इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब बच्चे अगर मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, फिर ई स्केयर आर ओवर इसको और इसको ले लो माइनस वाले को, यानी ये वाला 1 2 और 3 इनको लो तो ये बनता है R माइनस आर का होल स्केयर। पीछे ये दोनों बने, दोनों प्लस के हैं तो ये बन गया क्या भला? 4R इंटू आर। ये पावर का फार्मूला का मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं। ओके, अब अगर मैं एक काम करता हूं बच्चे, हम ये कंसीडर करें
कि कैपिटल आर यानी सर्किट की रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दोनों क्या हो जाए सेम, तो आपको पता है ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे रह जाएगा क्या भला, P इज इक्वल टू ई स्केयर आर ओवर 4R इंटू आर से आर क्या हो गया कैंसल। तो ये बच्चे आ गई हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट पावर। तो ये हम कब हासिल कर सकते हैं, जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों क्या हों इक्वल। अब आपको कैसे, आपको पता है ये वैल्यू वैसे ही इस्तेमाल होती है, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी सर्किट की रेजिस्टेंस को भी इस्तेमाल कर दें यानी दोनों को इक्वल कर दें, तो इस तरह बच्चे हम मैक्सिमम आउटपुट पावर हासिल कर सकते हैं। आगे जंप करते हैं, हमारे पास है किरचॉफ्स रूल। तो पहले तो बता दो किरचॉफ्स रूल होता क्यों, यूज क्यों करते हैं। तो बताता जो बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो कि होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये यूज होता है सिंपल सर्किट के लिए, सिंपल सर्किट, ओके। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स आ जाए, क्या आ जाए कॉम्प्लेक्स, यानी उसमें वोल्टेज सोर्स जो है बैटरी या वोल्टेज सोर्स वो ज्यादा हूं, ओके, दो या दो से ज्यादा हूं और रेजिस्टर भी ज्यादा हूं, तो हम ओहम लॉ को अप्लाई नहीं करते बच्चे, तब यूज होता है किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स के दो रूल है, मैं पहला रूल सॉल्व करने जा रहा हूं। ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, याद रखना एमसीक्यूज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये क्या बताता है कि जितने भी सर्किट में करंट है, सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो, यानी जितने भी करंट है सबका सम क्या हो जीरो। इसको किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बोलते हैं। अब मैं इसको समझाता हूं, ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, एक और वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, यहाँ पे मिले, यहाँ से एक और वायर निकली जिसमें करंट जा रहा है I3 और एक और यहाँ से निकली जिसमें करंट जा रहा है I4। अब बच्चों याद रखना, ये वो पॉइंट है, जो करंट पॉइंट की तरफ जा रहा है उसको लिया जाता है पॉजिटिव, और जो उससे अवे जा रहा हो उसको लिया जाता है नेगेटिव। अब इसको लिखो, तो अगर मैं यही इक्वेशन लिखता हूँ, सम, सम का मतलब ऐड करना, I1 के साथ प्लस आएगा टूवर्ड्स द पॉइंट है, प्लस I2 के साथ भी प्लस आएगा क्योंकि वो भी टूवर्ड्स द पॉइंट है, प्लस ये प्लस आ रहा सिग्मा की वजह से, समेशन की वजह से, और I3 दूर जा रहा है तो माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनता है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बना I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस I3 प्लस I4, मैंने माइनस वाली को दूसरी साइड पे लेके गया। इसका मतलब क्या है कि ये करंट है जो पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है और ये करंट है जो पॉइंट से अवे जा रहा है। मतलब बच्चों ये कि जितना करंट आ रहा है वो इक्वल होता है जितना करंट जा रहा है। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं, इधर से पानी आ रहा है 4 लीटर, इधर से पानी आ रहा है 5 लीटर, ओके, यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ से दो और पाइप निकल रहे हैं, ओके, एक में जाएगा फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, तो इसमें कितना जाएगा, अब आपको पता है 5 और 4 कितना हुआ 9, तो इसमें कितना जाएगा 8 लीटर। ये यही चीज है कि इधर वाला करंट और इधर वाला दोनों क्या होंगे सेम, यही किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहलाता है। और इसलिए बोलते हैं ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज आगे जाएगा, शर्त ये यहाँ पे कोई भी चार्ज को वेस्ट करने वाला चीज ना हो। लो बच्चे, किरचॉफ्स सेकंड रूल है, बड़ा आसान है, मैं कुछ रूल बताऊंगा उनको जेहन में रखो, काम हो जाएगा। ये ओबे करता है पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है बच्चों, एक चीज ये याद रखनी। दूसरा कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने, क्या, अगर सर्किट में बच्चों हम मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी लो पोटेंशियल से हाई, तो एनर्जी गेन होती है, एनर्जी गेन होती है, गेन इन एनर्जी। लेकिन अगर हम मूव कर लें उल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई से लो, तो एनर्जी क्या होती है लूज एनर्जी, ओके। ये कन्वेंशनल चीजें यूज की जाए। और जो रजिस्टर होता है उसके क्रॉस भी एनर्जी लॉस होती है, आपको पता है हीटिंग की वजह से, तो इसकी वजह से भी एनर्जी क्या होती है लॉस। अब बच्चे, अगर एनर्जी गेन हो तो साइन यूज होता है पॉजिटिव, अगर एनर्जी लूज हो तो साइन होता है नेगेटिव। इन दोनों केस में एनर्जी लूज हो रही है तो साइन क्या हो रहा है नेगेटिव। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं, आप सब ने बच्चों पढ़ा होगा पोटेंशियल का फार्मूला, वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क आपको पता है एनर्जी होता है, तो ये बना एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बड़ा क्यू मैंने लिख दिया है। तो ई बच्चों हमारे पास क्या आ गया क्यू इंटू वी। अब मैं एनर्जी पूरा लिख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं बच्चे, एनर्जी निकाल रहा हूँ,
वोल्टेज वो ई है, तो यहाँ पे क्या आ गया ई, और साथ क्या आ गया क्यू। ये एनर्जी का फार्मूला है, क्यू इंटू ई। अब बच्चे अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो V या E इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो अगर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट नोट करना बच्चे, एनर्जी का फार्मूला होगा जब रेजिस्टेंस हो तो वो बनेगा क्यू, ई की जगह क्या आ गया आई आर। ये फार्मूला अप्लाई होगा रेजिस्टेंस के केस में, और ये फार्मूला अप्लाई होगा सेल या बैटरी के केस में। दूसरा, अगर एनर्जी गेन हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर एनर्जी लूज हो तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। अब इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, टॉपिक ये चीजें आपको जेहन में होनी चाहिए। जी बच्चों, तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ए से। मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ। अब इधर मूव करो इस हाँ, सवाल एक और पैदा होता है यहाँ पे, वो मैं भूल गया। दो बैटरियां लगी, एक E1 और एक E2, किसकी डायरेक्शन बताएं। अगर मैं E2 की डायरेक्शन बनाता हूँ तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव क्लॉकवाइज है, अगर मैं E1 की बनाता हूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मसला पैदा होता है कि किसकी डायरेक्शन बनाएं। तो बच्चों याद रखना, जो बैटरी बड़ी होगी उसकी डायरेक्शन बनाते हैं। तो हम कंसीडर ये करते हैं कि E1 बड़ी है किससे, E2 से, तो इसलिए बच्चों E1 की डायरेक्शन चलेगी, तो E1 की डायरेक्शन ये हुई एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ए से मूव कर रहा हूँ, ए से जब मैं जाऊंगा इधर तो मैं जा रहा हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, एनर्जी क्या होती है गेन, प्लस साइन आएगा, तो बच्चों ये आएगा क्यू ई वन। ये देखो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एनर्जी का, क्यू ई वन। लेकिन जब आगे मूव करता हूं मैं रेजिस्टेंस के क्रॉस आऊंगा R1 के, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, क्या आएगा माइनस क्यू, और साथ आएगा आपको पता है रेजिस्टेंस हो तो क्या आता है IR1। फिर आगे देखो बच्चे, अगर आप देखोगे तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, यानी हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस आएगा क्यू ई टू। ओके, और साथ आगे बच्चों रेजिस्टर के क्रॉस फिर लॉस होती है तो माइनस क्यू आई आर टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एनर्जी कंजर्व होती है तो सम क्या होगा जीरो होगा। ओके, अब बच्चे इसमें से कॉमन क्यू ले लो, तो पीछे बचा E1 माइनस आई आर वन माइनस E2 माइनस आई आर टू इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कि चार्ज तो जीरो है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ E1 माइनस आई आर वन माइनस E2 माइनस आई आर टू किसके इक्वल है जीरो। ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अगर क्या हो जीरो, तो इसको बच्चे बोलते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। और किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या था, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो बच्चे स्टेटमेंट भी शॉर्ट में आ जाते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे है सेकंड लास्ट, बस पहुंचने वाले हैं, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? ओके, पहली चीज व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड करने के लिए होता है अननोन रेजिस्टेंस। सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें 4 रजिस्टर लगे होते हैं जो एक मैश यानी जाली की शक्ल बनाते हैं, जो मैंने बता दिया। एक का नाम R1 रख दो, R2 है, R3 है और R4 है। इसका नाम है A B C और D। और बच्चे बैटरी लगी है, वोल्टेज VS, स्विच लगा है, हाई पोटेंशियल नेगेटिव, और ये गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें 3 लूप बन रहे हैं, एक बन रहा है A B D और A, एक बन रहा है B C D और B। ओके, 2 लूप, और तीसरा लूप क्या है A D C और ये वाला लूप तीसरा। ओके, ये याद रखें 3 लूप है। अब मैं यूं करता हूं बच्चे कि जो ये लूप है इसको लूप 1 ले लेते हैं, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये दूसरा लूप है इसमें फ्लो कर रहा है I2, और ये तीसरा लूप है इसमें फ्लो कर रहा है I3। इस तरह मैंने पहले बताया कि इसमें हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे होश संभालना, मैं ले रहा हूं लूप नंबर 1 को, और उसका नाम क्या है, ए से बी की तरफ जाएंगे, फिर डी की तरफ जाएंगे, फिर ए की तरफ जाएंगे। 2 लूप हम लेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले से। जब मैं जा रहा हूं ए से बी, तो साथ क्या आएगा माइनस, करंट क्या है भला ए से बी में I1 और रेजिस्टेंस है R1, तो ये आएगा माइनस I1 R1। अब मैं जाऊंगा B से D तक। बच्चों जब मैं B से D तक रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस की वजह से आ गया, और रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की क्या है IG, लेकिन इसमें 2 करंट है। इसी वायर में देखो एक I2 है जो ऊपर से किधर आ रहा है नीचे, और एक I1 है जो जा रहा है नीचे से ऊपर। तो बच्चे याद रखना, अब एक को प्लस लेंगे और एक को माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम लूप 1 को स्टडी कर रहे हैं, तो I1 को पॉजिटिव ले लेंगे, जिस लूप को स्टडी करेंगे उसको पॉजिटिव ले लो, और दूसरे को क्या ले लो नेगेटिव। तो ये होगा क्या भला I1 माइनस I2। ओके, क्योंकि मैंने I1 को प्लस लिया है, क्योंकि जिस लूप को स्टडी करें वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब हम जाएंगे D से
ए की तरफ। तो डी से ए की तरफ बच्चे जाते हुए देखो करंट एक I1 है और एक I3 है और रेजिस्टेंस क्या है R3। तो लो बच्चों रेजिस्टेंस मैंने लगा दी R3 माइनस में, एनर्जी लॉस होती है इक्वल टू क्या आ गया 0। लेकिन यहाँ पे करंट दो, एक I1 है और एक I3 है, तो मैं I1 को पॉजिटिव लूंगा और I3 को नेगेटिव लूंगा। इसी तरह बच्चों अगर आपने ये लगा लिया है तो अब आप जो नेक्स्ट लूप है वो खुद लगाओ, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ लूप 2, और वो है बी से जाएंगे सी, सी से फिर जाएंगे डी और फिर जाएंगे बी। खुद लगाना है। तो पहले मैं बी से सी तक जाऊंगा, तो आप सोचो इसमें करंट कौन है I2, तो साथ आएगा माइनस I2 R2, फिर माइनस आएगा और अब आगे रेजिस्टेंस आ रही R4 लिख दिया। अब इसमें भी करंट दो, एक I2 है और एक I3 है, तो मैं I2 को पॉजिटिव लूंगा, माइनस I3 को नेगेटिव लूंगा, क्योंकि बच्चों डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। इसी तरह बच्चे मैंने माइनस लिखा और अब हम जा रहे हैं डी से बी। तो रेजिस्टेंस है RG इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो करंट है I2 और I1, I2 को मैं प्लस लूंगा क्योंकि इस लूप को स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा I1 क्या लूंगा माइनस लूंगा। लो बच्चे ये हमारा यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे यहाँ पे हमने कंडीशन गैल्वानोमीटर लगाने का जो मकसद है वो पूरा करना है। यहाँ पे हमने एक नल कंडीशन अचीव करनी है। नल कंडीशन कब होती है? जब गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो जीरो करंट शो करे। ये तब होगा जब I1 और I2 क्या हो जाएंगे इक्वल। तो वो बच्चे याद रखना, अगर I1 और I2 इक्वल है तो जहां जहां I1 और I2 मैं वहां पे I लिख दूंगा। तो बच्चे देखो गैल्वानोमीटर वाला ये लूप देखो जिसमें मैंने सर्कल किया, I1 और I2 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये सॉरी ये नहीं, ये गैल्वानोमीटर वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि I1 और I2 दोनों क्या है सेम। तो पीछे जो इक्वेशन बनेगी 1 वो बन जाएगी माइनस I1 R1 माइनस मैंने I1 को सॉरी मैं I1 को क्या कर देता हूँ I कर देता हूँ, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो मैंने I1 को I कर दिया, ओके। और साथ बच्चे ये जो I1 था इसको भी मैंने I कर दिया, माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको मैं उधर लेके जाऊँ तो ये बनेगा माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा I माइनस I3 इंटू R3। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे 2 को मैं सॉल्व करने लगा हूं, तो ध्यान से देखना 2 में I2 था तो मैंने इसको I लिख देना है I R2, ये मिटा दो बच्चे, ये कुछ भी नहीं है, माइनस आएगा I माइनस I3, ये I2 था मैंने इसको I बोल दिया, R4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये बनेगा माइनस I R2, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा I माइनस I3 इंटू R4। ये इक्वेशन कह लो नंबर 4। अब आपने 3 और 4 को डिवाइड कर देना, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 3 क्या है माइनस I R1 ओके इज इक्वल टू I माइनस I3 R3 ओवर माइनस I R2 ओवर I माइनस I3 R4। बच्चों ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसमें से अगर हमारे पास एक अननोन है R4 है या R3 है, बाकी तीन की मैंने तो हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों टाइम ज़ाया किए बगैर पोटेंशियोमीटर। तो पहले बच्चों हम पोटेंशियोमीटर यूज क्यों करते हैं? तो याद रखना बच्चों इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को मेजर करता है और कंपेयर करता है। दो काम करता है, मेजर और कंपेयर करता है। अब सवाल पैदा होता है कि और भी डिवाइस है जैसे वोल्ट मीटर है, ये भी मेजर करता है, CRO भी मेजर करता है। तो हम क्यों इसको प्रेफर करते हैं? तो याद रखना वोल्ट मीटर एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करता, वो कुछ करंट को खींच लेता है, ड्रा कर लेता है, ये यूज नहीं करते। CRO कॉस्टली है, महंगा है और डिफिकल्ट टू यूज दैट्स व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर। शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर, तो उसका आंसर मैंने दिया है कि वोल्ट मीटर भी यूज होता है लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करता। CRO जो है वो कॉस्टली और डिफिकल्ट टू यूज है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो लो बच्चे हमारे पास एक EMF है, ये नाउन है, ये नाउन है हमारे पास, इसका हमें पता है, ओके। और फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूंगा, यहाँ पे ये 10 वोल्ट है और जो EX है वो हमने मेजर करनी है। ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, ये A है और ये B है और स्लाइडिंग टर्मिनल क्या है C है, और ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है जो करंट को डिटेक्ट करता है, ओके। अब बच्चे अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम अलग बनाऊं एक ये इस तरह,
तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। अगर ये 10 वोल्ट है ना और ये पड़ा है सी टर्मिनल, तो ये 10 वोल्ट इस तरह डिवाइड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैं सी को 2 पे रखता हूँ तो जो ए और सी के दरमियान वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट होगा। ओके, मैं सी को मूव करवा के 8 पे लेके जाता हूं तो ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान यानी वी ए सी जो होगा वो कितना होगा 10 वोल्टेज होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी वो ये कि जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल और एक और चीज जो मैयर कर रहे हैं वो हमारी ईएमएफ से कम होना चाहिए, यानी जो ई एक्स है जो अननाउन है वो ई से कम होना चाहिए। सॉरी मैंने साइन उल्टा डाल दिया है कि जो हमारे पास ई एक्स है वो लेस होना चाहिए ई से। ये पहली चीज आप लोगों ने याद है। मसलन ये अगर 10 वोल्ट है तो ये 9 8 7 कुछ भी होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए या 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ध्यान से बच्चों फोकस इधर रखना। क्या चीज है कि अगर मैं वोल्टेज फाइंड करता हूं ए और सी के दरमियान तो ये कहलाएगा वी ए सी इज इक्वल टू आई और साथ स्मॉल आर आएगा क्योंकि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है और ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर, इसलिए मैंने लिख दिया वी ए सी ई की वैल्यू होती है ई ओवर आर, ओम लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया। ओके बच्चों, अब बच्चे यहाँ पे सवाल समझना कि एक वोल्टेज है ए और सी के दरमियान और एक वोल्टेज है ई एक्स। अब बच्चों मैं यूं बोलता हूं कि वी ए सी जो है, मैं यहाँ पे साइड भी कर रहा हूँ वी ए सी, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 वोल्ट रखता हूँ, मुझे नहीं पता ई एक्स कितना है। फॉर एग्जाम्पल ई एक्स 7 वोल्ट है तो देखो ए सी 2 है, ई एक्स क्या है 7, एक जगह हाई पोटेंशियल एक जगह लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा लो से हाई, जब लो से हाई मूव करेगा तो गलवानोमीटर की नीडल मूव करेगी, लेफ्ट या राइट मूव करेगी। ओके, इसका मतलब ई एक्स ज्यादा है, ओके, और जो वी ए सी है वो कम है, वो 2 है। मैं सी को मूव करवाना शुरू कर देता हूं इधर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, और जब इधर सी आ जाएगा 7 पे, ओके, यानी जो वी ए सी है, दोबारा लिख रहा हूं वी ए सी अगर 7 है तो ई एक्स भी हमें पता है वो भी कितना है, हमें नहीं पता वैसे। अगर फॉर एग्जाम्पल वो भी कितना हो 7, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया सेम, तो गलवानोमीटर की नीडल में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो ये वो पॉइंट है जो आप लोगों ने समझना है। अगर बच्चों वी ए सी और ई एक्स दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तब नल कंडीशन अचीव होगी, गलवानोमीटर की नीडल मूव नहीं करेगी, तब हम वी ए सी की वैल्यू जो है क्या है भला, ई आर ओवर आर, वो ई एक्स के इक्वल कर देंगे। अब बच्चे में पता चल गया कि अगर वी ए सी 7 है तो ई एक्स भी क्या होगा 7, क्योंकि गलवानोमीटर की नीडल मूव नहीं कर रही, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब बच्चे जो ई एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी ई, और आर की वैल्यू आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है रो एल ओवर ए, तो अगर छोटा आर है तो ये बनेगा रो एल ओवर छोटा ए, और अगर हमारे पास बड़ा आर नीचे है तो ये बनेगा रो बड़ा एल ओवर ए। अब रो ए से ए, रो से रो, तो हमारे पास बच्चों जो ई एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई ई एल ओवर एल। अब आपने क्या करना है, ई हमें पता है 10 वोल्ट है, एल हमने स्केल से फाइंड कर लेनी जो ये दरमियान वाली छोटी लेंथ है, और बड़ी लेंथ बड़ा एल, ये टोटल वायर की लेंथ, ये वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास अननोन ईएमएफ आ जाएगी। लेकिन हमने शुरू में पढ़ा था ये मेजर नहीं करता बल्कि कंपेयर भी करता है। फॉर एग्जांपल बच्चों में डायग्राम वो यहाँ पे वो उधर काफी गंद मच गया, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो ये ई है और ये इस तरह हमारे पास ये अननोन रेजिस्टेंस आ गई ई एक्स, और ये गलवानोमीटर, और ये अगर हमारे पास एक ईएमएफ ई1 है और दूसरी एक और लगी हो उसका नाम है ई2, फॉर एग्जांपल ये 7 है तो ये 8 है, तो दोनों को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम ई1 को यूं लिखेंगे ई फिक्स है एल वन ओवर एल। अब आपको पता है ई भी फिक्स है एल भी फिक्स है, और ई2 क्या होगा भला, ई उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी एल टू की, तो ये आएगा एल, इन दोनों को डिवाइड करोगे बच्चे तो ये हमारे पास आएगा ई1 ओवर ई2 इज इक्वल टू ई एल वन ओवर एल ओवर ई एल टू ओवर एल, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल वन ओवर एल टू। अगर हम इसको आसान वर्ड में लिखो तो ये बनेगा ई वन ओवर
E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। मतलब बच्चे ये कि जो EX हम फाइंड करना चाह रहे हैं, EX ये गलवानोमीटर है और ये C टर्मिनल है, तो ये डिपेंड करता है इस लेंथ पे, इस लेंथ पे। अगर ये कम है L1, फॉर एग्जांपल ये 7 वोल्ट है, तो ये आगे गलवानोमीटर यहाँ पे एक और आएगा, उसकी लेंथ L2 अब ज़्यादा है, तो वो होगा 8 वोल्ट। मतलब क्या, ये लेंथ बढ़ेगी तो ये वोल्टेज जो हम फाइंड करें उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इस तरह बच्चे हम दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर है 13। मैंने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश की है ताकि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और पेपर में रिवीजन में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 1 घंटे में आप इस पूरे चैप्टर 13 को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपने और कोई चैप्टर तैयार करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।